हेलो स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और मज़ेदार टॉपिक पृष्ठ तनाव के बारे में पढ़ेंगे। इसमें पृष्ठ तनाव क्या है और इससे रिलेटेड उदाहरण कुछ ऐसे जिससे आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए कि पृष्ठ तनाव आखिर होता क्या है और ये लागू किस कारण से होता है, इसका एसआई मात्रक क्या होता है। तो ये इस पूरे लेक्चर में आज सिर्फ हम लोग पृष्ठ तनाव और इससे रिलेटेड उदाहरण पर चर्चा करेंगे। ये सबसे पहले अगर बात करें पृष्ठ तनाव का नाम तो आप लोग सुने होंगे। पृष्ठ तनाव हम लोग जिसको कहते हैं सरफेस टेंशन। पृष्ठ तनाव क्या है और ये लागू कब होता है, इन सब चीजों के बारे में जानने से पहले आपको दो बल के बारे में जानना पड़ेगा। उसके बाद आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि पृष्ठ तनाव क्या है। अभी तक नाम तो आप लोग सुने होंगे कि पृष्ठ तनाव क्या है। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है, किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। शायद यही एक दो एग्जाम्पल है जो आप लोग जानते होंगे कि पृष्ठ तनाव लागू होता है। तो क्या इतना ही उदाहरण है जिसपे पृष्ठ तनाव लागू होता है? तो पृष्ठ तनाव से रिलेटेड कई घटनाएं हमारे दैनिक जीवन में, कई उदाहरण देखिए, दैनिक जीवन में ऐसे कई उदाहरण सामने आते हैं जिनमें प्रत्येक द्रव का मुक्त पृष्ठ सिकुड़कर अपना क्षेत्रफल न्यूनतम करने का प्रयास करता है। इसी को पृष्ठ तनाव कहते हैं और ऐसी कई घटनाएं हम लोग देखने को लिए हम लोग को मिलता है। लेकिन उन घटनाओं को समझेंगे कैसे, उसके लिए एक होता है ससंजन बल और एक होता है आसंजन बल। ये दोनों बल के बारे में पहले समझते हैं, उसके बाद पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन क्या है इसे समझने में जरा भी टाइम नहीं लगेगा। सबसे पहले बात करते हैं ससंजन बल का। ससंजन बल, ये ससंजन बल क्या होता है पहले इसकी चर्चा करते हैं। तो जब किसी पदार्थ का एक ही अणु, मतलब कोई पदार्थ के एक ही अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं? ससंजन बल कहते हैं। जब कोई पदार्थ है, उस पदार्थ के एक ही अणु के बीच जो आकर्षण बल लगेगा ना, उसे क्या बोलेंगे? ससंजन बल बोलेंगे। जैसे अब जल है, तो जल कुछ अणु से मिलकर बना है, ठोस, द्रव, गैस, किसी भी अवस्था का पदार्थ होता है तो वो कुछ ना कुछ अणुओं से मिलकर बना होता है। तो उनके अणु आपस में उसको एक दूसरे को आकर्षित कर रहे होते हैं, यानी आपस में एक आकर्षण बल लगा रहे होते हैं, जिसके कारण वो जुड़ा हुआ रहता है। उसी बल को आप क्या बोलेंगे? ससंजन बल बोलेंगे। अब बात यह है कि ससंजन बल किस में होता है लागू? ठोस में या द्रव में या गैस में? ससंजन बल किस में होगा? ठोस में, द्रव में या गैस में? तो भाई जितना भी पदार्थ है, चाहे वो ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, छोटे छोटे अणु से मिलकर बना हुआ है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। तो ये कण एक दूसरे को जो आकर्षित करने में बल लगाते हैं, ये समान कण, अब एक पदार्थ का कण तो समान होगा, तो ये कण जो एक दूसरे को आकर्षित करने में जो बल लगाते हैं, उस बल को ही कहते हैं क्या? ससंजन बल। तो ये ठोस के भी कण एक दूसरे को बल लगाएंगे। ये मान लेते हैं हम एक ठोस का उदाहरण दे रहे हैं, ये ठोस के कण है। ठोस के कण काफी छोटे छोटे होते हैं, ये आप लोग केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे कि ठोस के जो कण होते हैं, जो अणु होते हैं, काफी पास होते हैं, काफी सघन होते हैं, एक दूसरे के पास होते हैं, है ना। ये एक दूसरे के काफी पास होते हैं। वही द्रव की बात करें तो द्रव के कण ठोस की अपेक्षा कुछ क्या होता है? दूर दूर स्थित होते हैं। इसके कण जो है ठोस की अपेक्षा थोड़े दूरी पर स्थित होते हैं, लगभग ऐसा मान लिया हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पर। और अगर गैस की कण की बात करें तो ये भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, लेकिन इनके कणों के बीच का दूरी क्या? कुछ ज्यादा ही होता है। इनके कण कुछ ज्यादा ही दूर दूर होते हैं। तो कण सभी में है, तो कहीं ना कहीं आकर्षण बल भी सभी कणों पर लगेगा, सभी पदार्थों में लगेगा, चाहे वो ठोस हो, द्रव हो या गैस हो। तो इनके कणों के बीच जो आकर्षण बल लगता है, उस बल को कहते हैं ससंजन बल। तो ससंजन बल अगर कहा जाए पदार्थ की किस अवस्था पर लागू होती है और आपसे ऑप्शन दे दिया जाए ठोस, द्रव, गैस या इनमें कोई नहीं या इनमें सभी, ऐसा तो हमेशा याद रखिए पदार्थ का कोई भी अवस्था हो, उसके कण एक दूसरे को आकर्षित तो करेंगे और उसे आकर्षित करने में जो एक दूसरे पर बल लगाते हैं, उस बल को ही कहते हैं ससंजन बल। तो ये सभी पर लागू होगा,
ये क्या होगा, ये सभी पर लागू होगा। ससंजन बल ठोसों में भी लगेगा, द्रवों में भी लगेगा और गैसों में भी लगेगा। यानी एक बार फिर से समझिए, एक ही पदार्थ के अणु, किसी एक ही पदार्थ का अणु एक दूसरे को आकर्षित करने में जो बल लगाते हैं उस बल को हम लोग कहते हैं ससंजन बल। अब जस्ट इसका उल्टा, ये समझ में आ गया ना, तो अब जस्ट इसका उल्टा एक होता है आसंजन बल। आसंजन बल, जब तक इन दोनों बलों को आप बढ़िया से नहीं समझेंगे पृष्ठ तनाव के बारे में पढ़ना व्यर्थ है। तो पहले ये दोनों समझिए। तो आसंजन बल, इसमें क्या है कि दो भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच, इसमें क्या था, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को ससंजन बल कहते हैं। आसंजन बल किसको कहते हैं, दो भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच जो आकर्षण बल लगता है उस बल को क्या कहते हैं, आसंजन बल। यानी दो भिन्न भिन्न पदार्थों के अणु अगर एक दूसरे को आकर्षित करेंगे तो जो बल लगाएगा, जो आकर्षण बल लगाएगा वो अणु, उस बल को हम लोग आसंजन बल कहेंगे। ठीक है। अब जैसे ये मेरा अगर ये पेन है तो ये अवस्था को बना के रखा हुआ है, इसके अणु एक दूसरे को आकर्षित करके कहीं ना कहीं इसको एक बल के थ्रू इस तरह से खींच के रखा हुआ है। इस तरह से अगर द्रव को ही देख ले, पानी को देख ले, तो इस तरह से रखते हैं तो उसका कण, उसका अणु इधर उधर तो नहीं हो जाता है ना, सब आपस में एक जुड़ के रहता है। एक पानी जो भी है या फिर कोई भी तरल पदार्थ है तो आपस में वो जुट के रहता है। किस बल के कारण, ससंजन बल के कारण। तो अगर कहा जाए ससंजन बल का मान सबसे अधिक किस में होगा, ठोस में, द्रव में या गैस में, सबसे अधिक ससंजन बल का मान किस में होगा, तो ठोस के कण एक दूसरे को ज्यादा बल से आकर्षित करके रखता है, ये ज्यादा बल लगा के रखता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ठोस काफी मजबूत होते हैं, क्योंकि उसका कण काफी मजबूती से एक दूसरे को खींच के रखे हुए होते हैं। तो सबसे ज्यादा बल किस में लगेगा, ससंजन बल ठोस में, और सबसे कम बल किस में लगेगा, आप समझ ही रहे होंगे, गैस में, क्योंकि इसके कण काफी दूर दूर है तो ये इस तरह से, इसीलिए गैस को कहीं भी रखते हैं तो उसके कण एक दूसरे का साथ छोड़ के इधर उधर फैल जाता है। सबसे कम ससंजन बल गैस में, सबसे अधिक ससंजन बल किस में, ठोस में। लेकिन आसंजन बल इसका उल्टा है। ये कब लगता है, ये दो भिन्न भिन्न पदार्थों के बीच लगने वाला आकर्षण बल है, तब कहेंगे आसंजन बल। ससंजन बल का उदाहरण तो आप लोग देख ही रहे कि ऐसे कई पदार्थ नजर आते हैं, ऐसे द्रव अपना एक निश्चित आकार बना के रखा हुआ है, किस कारण, एक निश्चित, एक कह सकते हैं कि एक हमेशा एक शेप में एक दूसरे के अणुओं को पकड़ के रखता है, किसके कारण, ससंजन बल के कारण। आसंजन बल में क्या होगा, दो अलग अलग पदार्थ होंगे जो एक दूसरे को पकड़ के रखेगा। एग्जाम्पल के लिए, एक कांच का एक प्लेट है, एक कांच का प्लेट है, इस प्लेट को क्या किए, जमीन पर ऐसे जगह पर रख दिए जहां पर पानी गिरा हुआ है। जमीन पर क्या किया, फर्श पर पानी गिरा दिया और उस पर कांच का प्लेट रख दिए। उसके बाद उस कांच के प्लेट को आप उठाकर देखिए कितना बल लगाना पड़ेगा। नॉर्मली अगर वहां पानी नहीं है तब उस प्लेट को रखिए, वो आसानी से उससे उठा पाएंगे। लेकिन अगर आप पानी डाल दिए उसके बाद इस कांच के प्लेट को रखें तो उसे उठाने में बहुत ज्यादा बल लगाना पड़ जाता है, क्योंकि इसके कांच के प्लेट जो कि एक ठोस है और द्रव जो पानी आप गिराए वो द्रव है, ये दो भिन्न भिन्न पदार्थ हो गया। एक कांच का प्लेट और एक उसके नीचे जो पानी गिरा हुआ है वो द्रव हो गया। ये दो भिन्न भिन्न पदार्थ हो गया, एक ठोस है और एक द्रव है। इनके अणु एक दूसरे पर बल लगाना शुरू कर देते हैं। उस बल को आप क्या बोलेंगे, आसंजन बल। यही बल के कारण जब आप उस प्लेट को उठाएंगे तो आपको आसानी से वो उठता हुआ नजर नहीं आएगा, थोड़ा सा बल लगाना पड़ेगा, क्योंकि अब वो दोनों एक दूसरे को पकड़ के रखना चाहते हैं, आकर्षित करके रखना चाहते हैं। यही एग्जाम्पल हुआ किसका, आसंजन बल का। और भी इसके कई एग्जाम्पल है। अगर ब्लेड है, एक पतला सा ब्लेड होता है ना, दाढ़ी बनाने वाला जो ब्लेड है, उसको अगर उस पे अगर ऐसे जमीन पे रख दिए तो वो आसानी से उठ जाएगा। लेकिन थोड़ा सा अगर पानी मिल गया, उसे एक थोड़ा सा द्रव मिल गया, उसके बाद अगर जमीन पे रखा हुआ तो फिर आप उसको उठाइए, बहुत बल लगाना पड़ जाता है, मतलब चिपक जाता है एक तरह से। किस बल के कारण चिपक रहा है, तो आसंजन बल के कारण, क्योंकि ब्लेड हो गया दूसरा पदार्थ और जो द्रव गिरा हुआ है वो है दूसरा पदार्थ, और ये दो अलग अलग पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले बल को ही क्या कहते हैं, आसंजन बल कहते हैं। और भी इसके एग्जाम्पल कई होंगे जिसके बारे में हम लोग अभी आगे भी चर्चा करेंगे। तो ये है ससंजन बल जो एक पदार्थ के अणु के बीच लगेगा, और ये है आसंजन बल जो दूसरे पदार्थ के अणु के बीच लगेगा। अगर ऐसा भी उदाहरण देखने को मिलता होगा, कई सारे प्लेट हैं या कई सारे गिलास हैं, वो सब अभी अभी अगर आप धोए हैं तो वो भींगा हुआ अवस्था में, उसमें कहीं ना कहीं उसके पास जल चिपका हुआ है, जल है,
और अगर आप उसे एक के ऊपर एक को रख दिए तो वही दो प्लेट आपस में एक दूसरे को इस तरह से पकड़ लेंगे कि वो आसानी से छूट भी नहीं पाएंगे। तो वहां भी कौन सा बल लागू हो जाता है? आसंजन बल। तो ये दोनों बल समझ गए। तो अब आपको पृष्ठ तनाव क्या है, इसका घटना किस प्रकार होता है, किसके कारण होता है, इसकी उत्पत्ति किसके कारण हुई, इसके उदाहरण जो भी होंगे समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब यहां से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, पृष्ठ तनाव। अब पृष्ठ तनाव के बारे में समझते हैं। तो दैनिक जीवन में ऐसे कई उदाहरण हम लोग देखते हैं जिसमें प्रत्येक द्रव अपना मुक्त पृष्ठ को सिकुड़ कर अपना क्षेत्रफल क्या करना चाहता है? न्यूनतम करने का प्रयास करता है, जिसे ही हम लोग पृष्ठ तनाव कहते हैं। अब उस पृष्ठ तनाव के परिभाषा, पृष्ठ तनाव का परिभाषा क्या होगा, तो उससे पहले थोड़ा सा यहां पे देखेंगे। देखिए ये कुछ उदाहरण है, ये कुछ उदाहरण है जिसके बारे में अभी हम लोग देखते हैं। अब देखिए कि क्या क्या घटनाएं आपको देखने को मिलती होगी, लेकिन आप कभी गौर नहीं करते होंगे। वर्षा व ओस की छोटी बूंदें, वर्षा का जो बूंद होता है या ओस का छोटा बूंद होता है वो क्या होता है? हमेशा एक गोलाकार रूप में रहता है, कारण पृष्ठ तनाव। साबुन का बुलबुला हमेशा किस रूप में होता है? गोलाकार रूप में होता है, कारण क्या है? पृष्ठ तनाव। फर्श पर या किसी सतह पर पारे का बूंद, अगर पारे का भी बूंद देखेंगे हमेशा एक गोलाकार अवस्था में होगा, उसका भी कारण पृष्ठ तनाव होता है। इस तरह से अगर मान लेते हैं एक साबुन के घोल है या धागे की आकृति में परिवर्तन है या जल के पृष्ठ पर कपूर के टुकड़े का नृत्य, कभी जल पर कपूर गिरा के देखें, वो इस तरह से फुदफुदाते हुए नजर आएगा, कारण वो डूब क्यों नहीं रहा है पानी में, ऊपर ही नृत्य कर रहा है, पृष्ठ तनाव के कारण। ये कई उदाहरण है इस तरह से। या फिर ठंडे सूप की तुलना में गर्म सूप क्या होता है? अधिक स्वादिष्ट होता है। अगर आप ठंडा सूप पीते हैं तो शायद उसका टेस्ट भी अच्छा से मालूम नहीं चलेगा और कितना भी बढ़िया सूप आपको स्वाद में उतना मजा नहीं आएगा, लेकिन अगर वो गर्म है तो उसका स्वाद आप अच्छा से अनुभव कर पाएंगे, अच्छा से आनंद ले पाएंगे। वो भी किसके कारण? पृष्ठ तनाव के ही कारण। या फिर फुहारा जो होता है या फवारा होता है पानी का, वो अधिक ठंडा हो जाता है, मतलब जितना भी स्प्रे के रूप में, नॉर्मली अगर पानी आप कहीं पर फेंके तो वो उतना ज्यादा ठंडा नहीं रहेगा, अगर उसी पानी को आप स्प्रे के रूप में, फुहारे के रूप में फेंकते हैं तो काफी ठंडक का अनुभव देता है। ये सब किसके कारण होता है? पृष्ठ तनाव के कारण होता है। तो अभी तक आप लोग सिर्फ इतना जानते होंगे वर्षा का बूंद गोलाकार होता है, जबकि ऐसा नहीं है। दैनिक जीवन में कई ऐसे उदाहरण देखिए, कम से कम 10-12 एग्जाम्पल यहाँ पे हम लिखे हुए हैं जो किसका उदाहरण है? पृष्ठ तनाव का उदाहरण है। ये सब किसका उदाहरण है? पृष्ठ तनाव का उदाहरण है, सरफेस टेंशन का उदाहरण है, पृष्ठ तनाव। तो अब पृष्ठ तनाव है क्या, उस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। पृष्ठ तनाव क्या है? तो देखिए पृष्ठ तनाव का दो तरह से परिभाषा बोल सकते हैं आप। यहाँ पे दो तरह का परिभाषा लिखा हुआ है। पहला परिभाषा आप ऐसे बता सकते हैं, किसी भी द्रव की स्वतंत्र सतह को इकाई क्षेत्रफल से विस्तारित करने के लिए आवश्यक कार्य या अर्थात पृष्ठ ऊर्जा में वृद्धि को पृष्ठ तनाव कहते हैं। पहला परिभाषा क्या हो गया? किसी भी द्रव के स्वतंत्र सतह को इकाई क्षेत्रफल से विस्तारित करने में आवश्यक कार्य अर्थात पृष्ठ ऊर्जा में वृद्धि को क्या कहते हैं? पृष्ठ तनाव कहते हैं। या दूसरा परिभाषा आप इसका ऐसे भी बोल सकते हैं कि द्रव के मुक्त पृष्ठ पर एकांक लंबाई की काल्पनिक रेखा के लंबवत तथा पृष्ठ के तल में कार्य करने वाला जो बल होता है उस बल को ही क्या कहते हैं? पृष्ठ तनाव कहते हैं। समझ में नहीं आया होगा जो कुछ भी लिखा हुआ उससे, थोड़ा सा मेरे बातों पर ध्यान दीजिए, सब समझ में आएगा। पृष्ठ तनाव क्या है? तो पृष्ठ तनाव हर एक द्रव का गुण होता है। यहां से कुछ क्लियर क्या हुआ कि पृष्ठ तनाव हमेशा द्रव में ही लागू होगा। तो पृष्ठ तनाव सभी द्रवों पर लगने वाला एक बल है जिसके कारण वो अपने मुख्य पृष्ठ को क्या करना चाहता है? न्यूनतम बनाए रखना चाहता है। आप बस इतना बता सकते हैं कि पृष्ठ तनाव एक मुख्य बल है, एक तनाव बल है जिसके कारण हर एक द्रव अपने मुख्य पृष्ठ को क्या बना के रखना चाहता है? इसे छोटा बना के रखना चाहता है। अब कभी भी छोटा जल्दबाजी में आपको कुछ करना हो तो आप क्या करिएगा? उसको गोल कर दीजिएगा। यही कारण है कि अधिकतर जहां पर पृष्ठ तनाव लागू होता है वो गोल हो जाता है। कोई भी चीज अगर
अपना क्षेत्रफल कम करना चाहेगा तो हर स्थिति में उसको गोलाकार रूप में ढालना चलेगा, गोल करना चाहेगा। तो इस कारण से पृष्ठ तनाव में क्या हो जाता है, ये अपना आकार न्यूनतम बनाने के लिए गोल कर लेता है। पृष्ठ तनाव एक बल ही है, कह सकते हैं, जिसको सरफेस टेंशन कहते हैं। एक बल है पृष्ठ तनाव, जिसका पृष्ठ तनाव बराबर होता क्या है, पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन। पृष्ठ तनाव एक प्रकार का बल है जो किसी द्रव के एकांक लंबाई पर लागू होता है, इसलिए हम लोग कहते हैं पृष्ठ तनाव बराबर बल बटा लंबाई। पृष्ठ तनाव बराबर क्या हो जाएगा, बल बटा लंबाई। अब पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, बल का एसआई मात्रक न्यूटन बटा लंबाई का एसआई मात्रक मीटर, यानी आप बोल सकते हैं न्यूटन प्रति मीटर या न्यूटन मीटर इनवर्स भी बोल सकते हैं। ये हो गया पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक, बल बटा लंबाई, तो वहां से क्या मिलेगा, न्यूटन प्रति मीटर या न्यूटन मीटर इनवर्स। या इसको आप कुछ और भी, जैसे देखिए एक तो हो गया न्यूटन प्रति मीटर, अगर इसको हम एक अन्य एसआई मात्रक लाना चाहें, एक मात्रक से आप संतुष्ट नहीं हो सकते, कभी कभी ऑप्शन में न्यूटन प्रति मीटर है ही नहीं, वहां पे आप क्या कीजिएगा, तो यहाँ पे न्यूटन प्रति मीटर हो गया, बल बटा लंबाई किए तो न्यूटन प्रति मीटर हो गया। अब इसमें क्या करते हैं, दोनों में, ऊपर और नीचे दोनों में मीटर बाई मीटर से गुना कर देते हैं, ऊपर भी मीटर से गुना, नीचे भी मीटर से गुना, तो ऊपर क्या हो गया, न्यूटन मीटर हो गया, न्यूटन मीटर हो गया, और नीचे मीटर मीटर क्या हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया। न्यूटन मीटर को आप क्या बोल सकते हैं, कार्य बराबर पड़े हैं ना, बल गुना विस्थापन, बल का होता है न्यूटन, अब विस्थापन का होता है मीटर, यानी कहीं ना कहीं कार्य का एसआई मात्रक होता है न्यूटन मीटर। इसी न्यूटन मीटर को हम लोग क्या लिखते हैं, जूल लिखते हैं। तो इस न्यूटन मीटर के बदले में आप क्या लिख सकते हैं, जूल प्रति मीटर स्क्वायर, यानी पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक, एक तो यह भी याद रखना है कि न्यूटन प्रति मीटर होता है, साथ साथ यह भी याद रखना है कि जूल प्रति मीटर स्क्वायर होता है। अब अगर कहा जाए पृष्ठ तनाव का सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो सीजीएस टर्म में अगर लिखेंगे तो बल का सीजीएस मात्रक और लंबाई का सीजीएस मात्रक। बल का सीजीएस मात्रक होता है क्या, डाइन, बल का सीजीएस मात्रक होता है डाइन, और लंबाई का सीजीएस मात्रक होता है सेंटीमीटर। तो पूरा पृष्ठ तनाव का सीजीएस मात्रक हो जाएगा डाइन प्रति सेंटीमीटर, पृष्ठ तनाव का सीजीएस मात्रक हो जाएगा डाइन प्रति सेंटीमीटर। ये यहां पर देखिए लिखा गया भी है, पृष्ठ तनाव का मात्रक जूल प्रति वर्ग मीटर, जो यहां से लाएं, जूल प्रति वर्ग मीटर या न्यूटन प्रति मीटर होता है, जूल प्रति वर्ग मीटर या न्यूटन प्रति मीटर होता है पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक। ये एसआई मात्रक के लिए लिखा गया है। ये डाइन प्रति सेंटीमीटर जो हम बता रहे हैं वो कौन सा मात्रक है, ये सीजीएस मात्रक है, ये भी याद रखना है। अब इसके बाद बीमीय सूत्र क्या होगा पृष्ठ तनाव का, यानी अब हम लोग निकालेंगे पृष्ठ तनाव का क्या, बीमा। यहां से कुछ नहीं देखना है, सब कुछ प्रैक्टिकली हम लोग निकाल के देखेंगे, ज्यादा याद रहेगा। तो पृष्ठ तनाव का अगर आप बीमा निकालें, पृष्ठ तनाव का बीमा निकालें, तो पहले तो पृष्ठ तनाव बराबर होता क्या है, बल बटा लंबाई। लेकिन अगर आप बीमा निकाल रहे हैं तो डायमेंशन का साइन लगाना पड़ेगा पृष्ठ तनाव में, और जैसे ही पृष्ठ तनाव में डायमेंशन का साइन लगाएं, इधर फोर्स में भी डायमेंशन का साइन लगेगा और लेंथ में भी डायमेंशन का साइन लगेगा। तो बल का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, बीमा निकाल रहे हैं हम लोग, तो बल का बीमा क्या हो जाएगा, MLT-2। ये सब छोटा मोटा बीमा तो आपको याद रखना पड़ेगा, 2-4 बीमा याद नहीं रहेगा तो फिर बड़े बड़े बीमा निकालने में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो बल का बीमा MLT-2 और लंबाई का बीमा क्या हो जाता है, L, लंबाई का बीमा L। तो अगर यहां से L से L कैंसिल कर दें तो यहां पर हमको क्या मिल जाएगा, MT-2। पृष्ठ तनाव का बीमा क्या मिल जाता है, MT-2। इसी को MLT फॉर्म में लिखें, MLT फॉर्म मतलब M, L और T तीनों को लेते हुए लिखें, तो यहां पर हो जाएगा M, L नहीं है ना इसमें, तो L कितना लिख देंगे, 0, और T-2, ये भी बीमा हो जाएगा। तो वही नीचे लिखा गया है कि पृष्ठ तनाव का बीमीय सूत्र क्या होता है, M1, यहाँ पे देखिए कुछ नहीं तो M1 TL0 और T-2 होता है, ये पृष्ठ तनाव का क्या बीमा होता है। तो पृष्ठ तनाव एक बल ही है जो उसके एकांक लंबाई पे लगता है, ठीक है। अब इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं, कुछ उदाहरण पे चर्चा कर लेते हैं।
देखिए पृष्ठ तनाव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे पॉइंट दिया गया है जिसको भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पृष्ठ तनाव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। तो यह द्रव की प्रकृति पर निर्भर करता है। हमेशा पृष्ठ तनाव उस द्रव के प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है, उसका अणु कैसा है या उसका गुण कैसा है। यह पृष्ठ के क्षेत्रफल तथा काल्पनिक रेखा की लंबाई पर भी निर्भर नहीं करता है, यानी उसके प्रकृति पर तो निर्भर करेगा द्रव के, लेकिन उसके क्षेत्रफल या काल्पनिक रेखा की बात करें तो उस पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। यह एक अदिश राशि है। पृष्ठ तनाव कैसा राशि है? एक अदिश राशि है, क्योंकि इसमें दिशा नहीं होता है, केवल परिमाण होता है। देखिए लिखा है क्योंकि इसमें दिशा नहीं होता है, केवल इसमें क्या होता है? परिमाण होता है। पृष्ठ तनाव के द्वारा पृष्ठ के दूसरी ओर स्थित माध्यम पर भी निर्भर करता है, यानी पृष्ठ तनाव पृष्ठ के अलावा दूसरा माध्यम जिसमें वो अपना आकार परिवर्तित कर रहा है उस पर भी निर्भर करता है। ताप बढ़ने के साथ साथ पृष्ठ तनाव का मान क्या हो जाता है? घट जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पृष्ठ तनाव का मान ताप बढ़ने के साथ साथ क्या हो जाएगा? घट जाएगा, ठीक है। और एक निश्चित ताप जिसको हम लोग क्रांतिक ताप बोलते हैं, एक ऐसा निश्चित ताप जिस पर पृष्ठ तनाव घटकर शून्य हो जाए, उस ताप को क्या बोलते हैं? क्रांतिक ताप बोलते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं। तो उस क्रांतिक ताप पर पृष्ठ तनाव का मान घटकर कितना हो जाता है? शून्य हो जाता है। पृष्ठ तनाव एक आणविक घटना है जिसका मूल कारण क्या है? विद्युत चुंबकीय बल है। तो ये सब पृष्ठ तनाव से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स था, जिसके बाद अब हम लोग देखेंगे इसका क्या, इससे रिलेटेड उदाहरण। ठीक है, तो पृष्ठ तनाव का अगर पूरा डिटेल आपको देखना है तो यहाँ पे सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए कि पृष्ठ तनाव हमेशा लागू होता है किस पर? एक द्रव पर, चाहे वो द्रव पानी हो, दूध हो, रक्त हो या फिर ऐसे कई लिक्विड हो। हमेशा ठोस और गैस में पृष्ठ तनाव का कोई गुण नहीं है, केवल पृष्ठ तनाव का गुण द्रव में ही होता है। देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि द्रव के अंदर प्रत्येक अणु प्रभाव गोला या पूर्णतः द्रव के अंदर होता है, इस कारण पृष्ठ तनाव उस पर लागू होगा। अब पृष्ठ तनाव का जिसका पृष्ठ तनाव अधिक होगा उसमें क्या होगा कि उसके अणु, अच्छा पहले आप लोग इतना बताएंगे, इतना तक अगर समझ में आया होगा तो कुछ पहले क्वेश्चंस कर लेते हैं। जिस द्रव का पृष्ठ तनाव अधिक होगा उसके अणु पास पास होंगे, या जिस द्रव का पृष्ठ तनाव कम होगा उसके अणु पास पास होंगे? हम पूछ रहे हैं किसी द्रव का पृष्ठ तनाव अधिक है तो उसका अणु पास पास होगा, या कम है तो उसका अणु पास पास होगा? तो जिस द्रव के पृष्ठ तनाव अधिक होंगे ना, उसके अणु आपस में उसको क्या करके रखेंगे? खींच के रखेंगे। पृष्ठ तनाव के उत्पत्ति का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव के उत्पत्ति का कारण क्या है? अभी कुछ देर पहले हम बता रहे थे ससंजन बल और आसंजन बल। तो पृष्ठ तनाव में एक ही पदार्थ होता है जिसके अणु के बीच ये बल लगता है, यानी पृष्ठ तनाव के उत्पत्ति का कारण है ससंजन बल। ससंजन बल इसके उत्पत्ति का कारण है, और ये एक ही अणु के बीच लगने वाला बल है। तो अगर पृष्ठ तनाव का मान बहुत अधिक होगा या बढ़ा दिया जाएगा तो उसका ससंजन बल भी बढ़ जाएगा, क्योंकि इसी की उत्पत्ति से पृष्ठ तनाव लागू होता है। तो ससंजन बल का मान बढ़ेगा, यानी उसके अणु आपस में काफी एक दूसरे को खींच के रखेंगे, यानी उसके अणु खींचेंगे तो उसके अणुओं का सघनता तो बढ़ जाएगा, यानी उसके द्रव का जो गुण है थोड़ा सा उसमें गाढ़ापन आ जाएगा, क्योंकि उसके अणु और क्या आ जाएंगे? पास पास आ जाएंगे। वही अगर पृष्ठ तनाव घट जाए, पृष्ठ तनाव कम हो जाए, तो फिर क्या आपको नजर आएगा कि उसके बीच, उसके अणुओं के बीच जो आकर्षण बल लग रहा था, जो ससंजन बल लग रहा था, ये अब कम लग रहा है, तो उसके अणु क्या हो जाएंगे? थोड़े दूर दूर चल जाएंगे। तो पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा? घट जाएगा, और जिसके घटने से जो पानी है या द्रव है कोई भी, वो और ज्यादा पतला हो जाएगा और ज्यादा विकृत हो जाएगा, है ना। तो जिसका पृष्ठ तनाव अधिक होगा वो गाढ़ापन आ जाएगा उसमें, जिसका कम होगा उसमें पृष्ठ तनाव कम होगा तो वो उसमें और थोड़ा सा पतलापन आ जाएगा। तो ये पृष्ठ तनाव। अब पृष्ठ तनाव के कुछ उदाहरण की बात करते हैं। पृष्ठ तनाव का कुछ उदाहरण,
जैसे अगर हम आपसे कहते हैं कि पृष्ठ तनाव, 4 ऑप्शन दे रहे हैं, इसमें से किसका पृष्ठ तनाव सबसे न्यूनतम होगा? 4 ऑप्शन है, उसमें से न्यूनतम पृष्ठ तनाव किसका होगा? न्यूनतम पृष्ठ तनाव किसका होगा? एक हम मान लेते हैं शहद, दूसरा ऑप्शन ले लेते हैं दही, तीसरा ऑप्शन ले लेते हैं जल, और चौथा ऑप्शन ले लेते हैं डिटॉल। सबसे न्यूनतम पृष्ठ तनाव किसका होगा? तो जिसका पृष्ठ तनाव, जस्ट इसके पीछे बता रहे थे, जिसका पृष्ठ तनाव अधिक होता है उसमें गाढ़ापन भी अधिक रहता है। जिसका पृष्ठ तनाव कम होता है, न्यूनतम होता है, उसमें गाढ़ापन कम होता है। तो शहद बाकी ऑप्शनों की तुलना में, जल की तुलना में, दही की तुलना में थोड़ा ज्यादा गाढ़ापन होता है इसमें, यानी इसका पृष्ठ तनाव तो कम नहीं होगा, अधिक होगा। दही भी गाढ़ापन रखता है तो इसमें भी पृष्ठ तनाव अधिक ही होगा। जल का पृष्ठ तनाव कम होता है क्योंकि ये उतना ज्यादा गाढ़ा नहीं होता है। तो क्या जल सही है? लेकिन नहीं, जल से भी पृष्ठ तनाव कम रखा जाता है। किसका? डिटॉल का। डिटॉल बनाया ही इसलिए जाता है कि आप अपने घाव को अगर साफ कर रहे हैं, उस पर डिटॉल से अगर आप उसका सफाई करते हैं तो वो घाव के हर एक बारीक जगहों पर जाकर उसका सफाई कर सके। और बारीक जगहों पर कब जाएगा? जब उसका क्या हो? पृष्ठ तनाव कम हो। पृष्ठ तनाव कम रखेंगे तो इसका आणविक जो बल है, यानी अणुओं के बीच जो बल लग रहा है वो कम लगेगा, तो वो क्या हो पाएगा? हर एक जगह पर पहुंच कर सफाई कर पाएगा। तो सही ऑप्शन क्या है? पृष्ठ तनाव कम किसका होगा? डिटॉल का होगा। तो इस तरह से जितने भी ये होते हैं, चाहे सैनिटाइजर हो गए, डिटॉल हो गया, सेवलॉन हो गया, इस तरह के जितने भी होते हैं, या फिर डिटर्जेंट का ये घोल हो गया जिसको हम लोग फेना बोलते हैं, झाग बोलते हैं, ये सब कम पृष्ठ तनाव का उदाहरण होगा, क्योंकि इसको बनाया ही इसलिए जाता है कि हर एक बारीक जगहों पर पहुंचकर सफाई कर सके। तो ये सब इसका उदाहरण है। देखिए, जल की सतह का टूटना, इस तरह से और उदाहरण, माचिस के तीलियों का फूल बनाना, इस तरह से माचिस के तीलियों को सटा सटा कर जब आप फूल बना देते हैं, या फिर कागज के फूल खिलना, इस तरह से ये सब जितने भी आ रहे हैं, माचिस के तीलियों का दूर भागना, ये सब जो भी है, ये सब क्या है? उदाहरण है पृष्ठ तनाव का। ये सब जो भी है, ये सब पृष्ठ तनाव का उदाहरण है। ये सब पृष्ठ तनाव के ही उदाहरण है। अब इसमें से अधिकतर उदाहरण तो शायद हम ऐसे ही बोल के ही आप लोग को समझा चुके हैं। देखिए, सेविंग ब्रश को पानी में भरे बर्तन में निकालने पर उससे क्या होता है? बाल पास पास आ जाता है। और सेविंग ब्रश में, जैसे इस एग्जांपल को पहले समझते हैं। सेविंग ब्रश के बाल अलग अलग होते हैं। जैसे ही उसे जल में डुबोकर बाहर निकालते हैं, वैसे ही सारे बाल पास पास आ जाते हैं। इस ब्रश को जैसे ही जल से बाहर निकालते हैं तो इसके सारे बालों के चारों ओर एक परत बन जाती है जो कि सिकुड़ने का प्रयास करती है। उसके मध्य जो बल लगता है वही होता है पृष्ठ तनाव। तो पृष्ठ तनाव हमेशा उस द्रव को क्या करना चाहता है? सिकुड़ाना चाहता है, उसके क्षेत्रफल को न्यूनतम रखना चाहता है। वर्षा की बूंदें जो होती है वो गोलाकार होती है, क्योंकि वो अपना स्थान कम करना चाहेगा, और स्थान कम करने के कारण उसका आकार क्या कर लेगा? गोल कर लेगा। तो ये सब उदाहरण हो गया किसका? पृष्ठ तनाव का। ठीक है। इसके अलावा ऐसे आपको भी कई दैनिक जीवन में उदाहरण देखने को मिलते होंगे जिसके कारण पृष्ठ तनाव क्या जिसका पृष्ठ तनाव जिसमें यूज होता होगा, जैसे बारिश के बूंदे का गोलाकार होना। इससे रिलेटेड एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन, अगर आपको कहा जाए कि बारिश की बूंदे गोलाकार होती है तो आपका आंसर होगा पृष्ठ तनाव। लेकिन यही आपसे कहा जाए बारिश की बूंदें चपटी होती है, इसका क्या कारण है, तो वहां पे आप पृष्ठ तनाव नहीं मान सकते हैं। गोलाकार तो होती है पृष्ठ तनाव के कारण, लेकिन जब वो चपटी होती है तो उसका कारण होता है गुरुत्व बल। गुरुत्व बल उसको नीचे खींच रहा होता है, इस कारण से वो पूरा गोल ना होकर थोड़ा सा क्या हो जाता है? चपटा हो जाता है। तो उम्मीद करते होंगे पूरा टॉपिक पृष्ठ तनाव अच्छा से समझा पाए होंगे, और इसमें हम ज्यादा कुछ डिस्कस करने का प्रयास नहीं किए। पृष्ठ तनाव क्या है और इससे रिलेटेड उदाहरण, चैप्टर ये खत्म नहीं हुआ आप लोग का, इसमें अभी बहुत कुछ पढ़ना है। लेकिन इसमें सिर्फ हम लोग क्या बताए हैं कि पृष्ठ तनाव क्या है, उसका मात्रक क्या होता है, बीमा क्या होता है, और ससंजन बल, आसंजन बल, जो कि बेसिक चीज है, नहीं तो पृष्ठ तनाव समझ में आएगा नहीं। तो इन
से रिलेटेड जितने भी उदाहरण थे ये सब यहाँ पर हम लोग चर्चा किए हैं। ठीक है, धन्यवाद। नहीं समझ में आया फिर से देख लीजिएगा, बेहतर समझ में आएगा।